हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आई होप सो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी अभी आप लोगों ने बायो की क्लास ली है, सर ने बहुत अच्छी क्लास ली है, बहुत मेहनत करके क्लास ली है। अब ऐसे ही हम फिजिक्स की क्लास लेंगे। फिजिक्स के हम एक एक टॉपिक सॉल्व करेंगे, एक एक टॉपिक से हम उसका सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन की अप्रोच हमें कैसे रखनी है। देखो बच्चों, टाइम कम है हमारे पास, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें उसके अप्रोच पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें उसकी ट्रिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को हम विद इन अ मिनट किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ पीपीएमईटी का 2025 का पेपर। और अब हम शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन की अप्रोच इतनी सिंपल बताऊंगा मैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस में तो पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा। आपके लिए एक एक क्वेश्चन में इस तरह इस कॉन्सेप्ट को कुछ ट्रिक्स भी लाया हूं मैं, जिससे कि आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के लिए हमें लंबे लंबे फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन बेसिक फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है, जिससे कि हम पहली बार में देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बेटा हमारे पास 180 मिनट होंगे कोई पेपर सॉल्व करने के लिए, उसको में क्वेश्चन भी 180 आएंगे। अगर हमने क्वेश्चन में ही अगर एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट लगा दिया तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं, अब मैं तुमको एक एक क्वेश्चन समझाता हूँ और उस एक एक क्वेश्चन को तुम ये देखना कि कितनी सिंपली और कॉन्सेप्ट क्लियर करके कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अ क्रिकेटर थ्रोस अ बॉल अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर विद द सेम स्पीड, हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन ही थ्रो द बॉल। बेटा पहले इस क्वेश्चन में ना ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये मतलब लॉज ऑफ मोशन का कुछ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, या फिर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो काइनेमेटिक्स से ही हो सकता है क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोला है मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेंज। हमें बताया नहीं है क्रिकेटर ने कितने जान से फेंका है, तो अगर कितने जान से नहीं बताया हमें तो हमें ये सोच के चलना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या होता है? आर मैक्स। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम रेंज में? आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी। ये हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम रेंज में, और हमसे क्या पूछा है कि एक सेम स्पीड से हम हॉरिजॉन्टली उसको ऊपर कितनी तेज से फेंक सकते हैं। तो देखो बेटा, इसका एच मैक्स का मैं रिलेशन बताता हूं तुम्हें आर मैक्स के साथ क्या होता है। वो होता है एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाय 2। एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाय 2। अब बोलोगे सर एच मैक्स और आर एच मैक्स का हमें फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स का फॉर्मूला ये होता है एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। अब तुम्हें इस फॉर्मूले से क्या दिख रहा है? तुम्हें इस फॉर्मूले से यू स्क्वायर बाय जी दिख रहा है आर मैक्स में, यू स्क्वायर बाय 2g दिख रहा है आर मैक्स में, तो रिलेशन में तो आ गया एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाय 2। अब आर मैक्स, अब बताओ आर मैक्स तुम्हें कितना दिया हुआ है? आर मैक्स तुम्हें दिया हुआ है 100 मीटर, तो एच मैक्स कितना आ जाएगा? 100 बाय 2, 50 मीटर। हो गया तुम्हारा, इतना आसान क्वेश्चन था। और बेटा इस क्वेश्चन से हमें क्या याद रखना है कि हमारा पेपर में देखो बेटा तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पेपर बनाने वाले को भी पता है कि एक बच्चा 1 मिनट में कितने जल्दी क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए क्वेश्चन ट्रिक पे क्यों आया? ट्रिक पे इसलिए आया, ट्रिक नहीं है, स्पेशल केस होता है हर क्वेश्चन का, उसको हम ट्रिक बोल देते हैं क्योंकि उससे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाय 2, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब मैं देखो एक क्वेश्चन मैंने तुमको इतनी जल्दी खुद बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन से मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 से 10 सेकंड दिया करूंगा, उसको तुम वीडियो पॉज करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, अ बुक लाइज ऑन ए टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द बुक्स एक्शन ऑन द टेबल एंड द टेबल रिएक्शन। अब बताओ एक्शन और रिएक्शन कहाँ पढ़ा था तुम लोगों ने? अभी इस क्वेश्चन को रोको 5 सेकंड के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या हो सकता है। एक्शन और रिएक्शन तुमने किस लॉ में पढ़ा है? कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसके सर में एप्पल गिरा था, उसने सारे लॉज दे दिए थे? तो ये बताओ क्वेश्चन ये कहाँ से दिया हुआ है? देखो बेटा
मैं सोच रहा हूँ कि तुमने पॉज की होगी वीडियो, खुद करने की कोशिश करी होगी इस क्वेश्चन को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक टेबल है तुम्हारे पास, ठीक है, उस पे रख दी तुमने बुक। वैसे बुक खोलनी है, अभी रखी हुई है, बुक रख दी उसके ऊपर तुमने। अब बुक क्या कर रही है, नीचे वेट लगा रही है, बुक नीचे वेट लगा रही है। देखो न्यूटन थर्ड लॉ ने बताया था जितना तुम एक्शन लगाओगे किस चीज पे उतना तुम्हें रिएक्शन मिलेगा, जितना तुम मेहनत करोगे तुम पढ़ाई में उतना तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, जितना तुम फोर्स लगाओगे दीवार पे उतना तुम्हें दीवार क्या करेगी, फोर्स बैक करेगी। तो अगर इतना तुम बुक नीचे फोर्स लगा रही है, टेबल भी तो उतना ऊपर नॉर्मल लगाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज फोर्स की डायरेक्शन ये है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब इसमें एंगल बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। ओ तुम तो ये बोल रहे हो, बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हो तुम तो, ये कि 180 डिग्री ही तो है। 180 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। देखो बेटा ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझना है, इसके अलावा कोई अलग सी चीज मैं समझा नहीं सकता हूँ तुमको कि इसमें मैं तुम्हें कुछ अलग अलग शब्द बोलूंगा। यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, इस कॉन्सेप्ट पे ही ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक एलिवेटर है, उसमें कैरिंग अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम। अब बेटा जो जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले तुम्हें काम करना है न्यूमेरिकल में सबसे इजीली सॉल्व करने के लिए कि तुम्हें उसका वेट, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एक एक करके लिखो। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें वेट दिया हुआ है, तो 1800 किलोग्राम वेट हो गया। इसमें क्या दिया हुआ है, अब बेटा देखो ये क्वेश्चन तो आसान हो गया। क्वेश्चन आसान क्यों हो गया, इसने 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया। यहाँ पे अगर स्क्वायर लग जाता ना बेटा तो क्वेश्चन टफ हो जाता, तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता। लेकिन इसने तो क्या करा, इसने क्या करा, इसने 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया। अब मुझे बताओ 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होगा। 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये होगा कि तुम्हें एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 होगी। तो हमारा जो भी एक एक्सेलरेशन काम करेगी वो होगी हमारी ग्रेविटी। और हमें फ्रिक्शन फोर्स कितना दे रखा है, फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है हमारा 4000। तो हमें बताना है मैक्सिमम पावर कितना होगा किलोवाट में। तो अब हम एक काम करते हैं, तो मैं फिर से इस रोको वीडियो को पॉज करो, 5 से 10 सेकंड वेट करो, खुद अप्रोच लगाओ। मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या करना है, अब तुम फिर कोशिश करो। करा अप्रोच। तुम्हें क्या दिया हुआ था, वेट कितना दिया हुआ था, 1800 किलोग्राम। फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया हुआ था, 4000 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ था, 4000 न्यूटन। और अब तुमसे क्या पूछ लिया, पावर पूछ लिया। वो भी किससे पूछ लिया, किलोवाट में पूछ लिया। अब मुझे बताओ जो वेट होगा वो कितना हमारा फोर्स लगाएगा। देखो W बराबर mg होता है, तो m कितना है 1800। g की वैल्यू 9.8 नहीं दी हुई है, तो हम कितनी लगाएंगे, हम 10 लगाएंगे। तो ये कितना हो गया, 18000 न्यूटन हो गया। अब हमारा देखो एक बार मुझे बताओ, ये जा रहा है ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, फ्रिक्शन भी लगेगा नीचे, अपोज द मोशन करता है। तो हमारा टोटल फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स कितना हो गया, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस F फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 18000 जमा प्लस 4000, तो ये कितना हो गया 22000 हो गया। 22000 क्या हो गया, ये न्यूटन हो गया। अब हमसे पूछा है पावर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है F.V। और पावर हमें कितना दिया हुआ है, पावर हमें दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ 22000 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, वेलोसिटी दी हुई थी 2 मीटर पर सेकेंड।
तो इंटू 2, तो ये हो गया 44,000। आंसर किससे पूछा है? आंसर पूछा है किलोवाट में, तो 44 किलोवाट। आया समझ में? कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन? खुले सर के तार खुले, दिमाग के तार खुले तुम्हारे? आंसर क्या हो गया? 44। देखा कैसा क्वेश्चन लगा? अच्छा लगा क्वेश्चन ये वाला? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड स्फीयर रोल डाउन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल इन बोथ केसेस। अब मैं तुम्हें ना इसकी ना बात सेम से सेम बता देता हूँ। इसमें आंसर में पूछा है स्पीड टाइम में क्या चेंज आएगा। स्पीड याद रखना बेटा जी, स्पीड जो हमारी होती है वो जब सॉलिड स्फीयर रोल डाउन करेगा तब हमारी स्पीड तो एंगल पे डिपेंड ही नहीं करती। हमारी स्पीड डिपेंड करती है किस पे? हमारी स्पीड डिपेंड करती है हाइट पे। अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का थोड़ा सा समझाता हूँ कि हाइट पे डिपेंड किस तरह करती है। देखो बेटा, जो देखो स्पीड, देखो ये जो होता है इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे एक बॉल है और फिर यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, हाइट पे जो हमारी एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? हाइट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम नीचे आते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट अगर नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी? ट्रांसलेटरी प्लस रोलिंग, ट्रांसलेटरी एनर्जी आ जाएगी, और ट्रांसलेटरी मोशन रोलिंग मोशन हो रहा है तो दो एनर्जी आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। हाइट पे क्या होगा? mgh होगा। नीचे आएंगे तो क्या होगा? हाइट कितनी दे रखी है इसकी? हाइट तो h है ना हमारे पास। एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv² हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा साथ में? हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोलिंग मोशन भी तो हो रहा होगा। अब मेरे को दोस्तों ये बताओ, इस जगह पे तुम्हें कहाँ पे एंगल चेंज से कोई फर्क पड़ेगा? तो हमारा स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी? स्पीड हमारी सेम हो जाएगी। स्पीड सेम होगी हमारी। अब हमारा क्या होगा? अब हमारे से टाइम पूछा है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टाइम का कॉन्सेप्ट समझो। एक ये हमारा स्टीपर है, मान लो यहाँ पे थीटा है, एक है ऐसा, जिसका एंगल ज्यादा स्टीपर है। तो एक बार तो बेटा, यहां से तुमने एक बॉल फेंकी, वो यहाँ पर आई, और यहाँ से एक बॉल फेंकी। तुम लोग को खुद बताओ, डिस्टेंस तो यहाँ पे जाकर कवर करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? हाइट भले ही सेम हो, हाइट सेम की बात करिए, लेकिन तो हाइपोटेन्यूज वाली लाइन है ना, तो यहाँ पे एंगल चेंज करोगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एस्केलेशन का टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ जाएगा तो मतलब एंगल पे टाइम जो होता है डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एंगल। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पीड सेम रहेगी, टाइम डिफर रहेगा। स्पीड सेम रहेगी, टाइम डिफर रहेगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, स्पीड तो सेम रहेगी, टाइम डिफर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अ ब्लैक होल इज, सबसे पहले बात याद रखो, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल ऐसी चीज है जो कि स्टार्स को टूट के, इन सब चीज़ों को तोड़ के एक होल बना जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, जिसके अंदर लाइट भी नहीं जा सकती, इतनी डेंस होती है वो। तो एक बात मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जाएगा तो वो कंजर्व हो जाएगा, उसके अंदर जगह मिलेगा ही नहीं वो। तो वो क्या होगी हमारी? बहुत ज़्यादा डेंस होती है। तो
तो इसने क्या होता है, सुपर सरफेस नहीं हो सकता, ओजोन लेयर को कहते नहीं है, नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं बनता। नन ऑफ दिस में उन बच्चों को कहता हूँ जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते। आज से मैं यूज करूंगा नन ऑफ दिस के बच्चे की जगह यूज करूंगा जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा, सुपर डेंस प्लैनेटरी मटेरियल। ये क्यों आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि ये अपने आप को ही खा रहा है, अपने आप को ही अपनी ग्रेविटी के अंदर ले रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सुपर डेंस प्लैनेटरी मटेरियल। तो इसका आंसर समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। पहले तो याद रखना, जब भी पेपर करने जाओ तो ये याद रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। आधे बच्चों को मैं मिलता हूँ, आधे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमने तो डज नॉट पढ़ा ही नहीं, हमने तो नोट पढ़ा ही नहीं, हमने तो आंसर ऐसे बिना देखे लगा दिया। उन्होंने पहला ऑप्शन पढ़ा, पहला ऑप्शन सही लगा और उन्होंने सोचा यही तो आंसर होता होगा। अब बेटा बताओ, जब भी हम कभी किसी कंटेनर की बात करते हैं और जब भी हम किसी कंटेनर की बात करेंगे, उसमें लिक्विड की बात करेंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला लगता है। पहले ये देखो, ये कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड रख दिया हम लोगों ने, उसके अंदर एक पॉइंट है, इसकी जो डेप्थ है वो मान ली h। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू एच रो जी। P इज इक्वल टू एच रो जी। अब P इज इक्वल टू एच रो जी है अगर, अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं। ये h जो है यहाँ पर क्या है, ये डेप्थ को शो कर रहा है, इसकी जो हमने बताई, ये डेप्थ को शो कर रहा है। ये हमारी डेंसिटी बता रहा है, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड बता रहा है कि देखो डेंसिटी अगर कोई चीज़ की, हर चीज़ की अलग अलग है, वाटर की अलग डेंसिटी है, ऑयल की अलग डेंसिटी है, तो ऐसे हर चीज़ की अलग अलग डेंसिटी अगर है तो हम, ये हमें नेचर ऑफ लिक्विड तो बता रहा है। और जी बोले तो हमारी ग्रेविटी, ये हमारी ग्रेविटी होगी, एक्सक्लूशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, मतलब हमारा क्या हो गया, नेचर ऑफ लिक्विड हो गया, नेचर ऑफ लिक्विड हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को। ऑप्शन देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है नेचर ऑफ लिक्विड, ये हमारा ऑप्शन सही है। ये शेप ऑफ कंटेनर, ये क्या होता है भाई, इसकी तो बात ही नहीं करी थी। डेप्थ ऑफ सरफेस, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया शेप ऑफ कंटेनर। खुद बताओ एक फॉर्मूले से P इज इक्वल टू एच रो जी। तो बताओ इस फॉर्मूले में तीनों चीज दी हुई है, तुम्हें एक ऑप्शन देना था, वो तुमने दे दिया। अब तुम्हारा काम खत्म, तुमने लगाया पेपर में आंसर शेप ऑफ कंटेनर और तुम्हारे को नंबर मिल गए पूरे। When there is no net heat flow between two system in contact, अगर एक बात बताओ, नॉन हीट फ्लो हो रहा है दो सिस्टम में, दो चीज हमने साथ में रखी चिपका के और उसके बीच में हीट फ्लो हो नहीं रहा है, वो कब होगा, तुमने हाथ में चाय पकड़ी और दूसरे कप में भी चाय पकड़ी और तुमने उस चीज को दबा के रखा है, मिला के रखा है, लेकिन दोनों के बीच में हीट फ्लो ही नहीं कर रहा, कोई एक ठंडी नहीं हो रही, कोई एक ज्यादा गर्मी नहीं हो रही, वो एक ही रीजन हो सकता है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया हो, वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया हो। अब देखो इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसमें तो थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब हम दो चीज़ को साथ में रख रहे हैं और उसके बीच में एनर्जी कांटेक्ट में है, फिजिकल एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब उनके बीच में क्या हो गया है, थर्मल एक्सचेंज हो गया है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, लेकिन बेटा इस चीज़ को याद रखना जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम इस चीज़ को याद नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। विच इज एग्जाम्पल ऑफ ऑस्सिलेटरी मोशन। ऑस्सिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल क्या है, पहली बात तो याद रखो ऑस्सिलेटरी मोशन क्या होता है। ये पॉइंट है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, नो राउंड मूवमेंट, नो रोटेटरी मूवमेंट, ओनली बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मूवमेंट। एक मीन पोजीशन को लेके, एक मीन पोजीशन को, इस पेन को मीन पोजीशन को लेके ये ऐसे 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 मूवमेंट करना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑस्सिलेटरी मोशन। ऑस्सिलेटरी मोशन की बात करिए, अब देख लो क्या होता है, अब वही बात करेंगे।
तुम लोगों की अब टीवी देखने की नॉलेज को देखूंगा आज मैं। पहले बताओ, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस हो सकता है? रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है वो। तो ये आंसर तो नहीं होगा। सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो एक बात मैं बताता हूँ, जब भी तुम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या फिर मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो, वो पहले डिस्टर्ब होती है, वो ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं करे, पहले डिस्टर्ब होगी, तो उसकी वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। फिर देखो, जिस ऑप्शन को छोड़ो अभी, एरो रिलीज्ड फ्रॉम अ बो। तुमने एक एरो लिया, तुमने उसको लिया छोड़ दिया। अब छोड़ दोगे एरो तो वो तो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, एक लीनियर मोशन में जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं ना। वो पीछे वापस थोड़ा ना आएगा कि सामने से कोई जब तक नहीं चलाए, तो वो अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, तुमने देखा होगा, तुमने वो जो ऑयल्स का ऐड आता है उसमें दिखाता है पिस्ट सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो आगे पीछे मूव करता है। जब आगे पीछे मूव करता है तो वही है पिस्टन इन ए स्टीम इंजन मूव इनसाइड सिलेंडर। वो टू एंड फ्रो मूवमेंट दे रहा है और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दे रहा है, एक मेन पोजीशन को लेके, एक मेन पोजीशन के बेस पे आगे पीछे मूवमेंट दे रहा है वो। तो उस चीज को क्या बोलेंगे? ऑस्किलेटरी मोशन। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, पहले बार याद रखो, नो मीडियम जीरो वेलोसिटी, नो मीडियम जीरो वेलोसिटी। नो मीडियम पे अगर हमें जीरो वेलोसिटी, मतलब मीडियम नहीं है तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। अगर मीडियम नहीं है तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। साउंड जो होती है एक मैकेनिकल वेव होती है। साउंड जो होती है इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए एक चाहिए हमें मीडियम, एयर का मीडियम हो, किसी भी चीज़ का मीडियम हो, हमें वाटर का मीडियम हो, तो हमें लेके एक मीडियम चाहिए। तो अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा है तो हम वैक्यूम में कितना बताएंगे? जीरो। ठीक है, देखो बेटा, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होगा वहां पे तुम्हारा उस समय दिमाग कितने, देखो पढ़ के सारे बच्चे आएंगे, सब बच्चों को पता रहेगा कि वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ साउंड वैक्यूम में कितना होता है। लेकिन कंफ्यूजन वही बच्चे करेंगे जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे। तुम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तुम ये देखो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट वहां कितने ज्यादा क्लियर है। तुम्हें एक एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते जाना है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, चैप्टर याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो, उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है उसको एनालाइज करो और उसका आंसर लगाओ। ज्यादा नहीं सोचना हम लोगों को, हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर? परफेक्ट कंडक्टर के लिए क्या होता है? क्या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? मैं बोल दिया कौन सा होता है, मेरे को लगा सही पूछ रहा है, तो फॉल्स पूछ रहा है। सरफेस इक्विपोटेंशियल, बिल्कुल सही। कंडक्टर में सरफेस इक्विपोटेंशियल होनी चाहिए, तभी उसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि उसको हर जगह सेम पोटेंशियल चाहिए। क्या बोला मैंने? सरफेस के अंदर जो होना चाहिए हमारा इक्विपोटेंशियल होनी चाहिए। सरफेस जो होनी चाहिए हमारी इक्विपोटेंशियल इसलिए होनी चाहिए कि इक्वल पोटेंशियल हर जगह क्या होना चाहिए, एवरी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए। अगर हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल नहीं होगा तो हमारा चार्ज तब फ्लो नहीं कर पाएगा। हमारा इनसाइड चार्ज जो होगा, फॉर इनसाइड चार्ज फ्लो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट बताता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आउटसाइड क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये बिल्कुल सही बात है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड परपेंडिकुलर नहीं होगी तो फ्री चार्ज क्रिएट होगा। फ्री चार्ज क्रिएट होगा तो फिर वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी से अलग हो जाएगा। आउटसाइड भी फ्री चार्ज क्रिएट हो गया तो और उससे करंट फ्लो होने में दिक्कत आएगी। और फिर थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो वो बच्चे जो बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये तो अभी आंसर हम लगा नहीं रहे, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट जो हम हमेशा परफेक्ट कंडक्टर जो होते हैं तो हम स्फेरिकल कंडक्टर सोच लेते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन एक यहाँ पे से स्फेयर बोला नहीं है। देखो एक जब यूनिफॉर्म शेप होगी,
एक जब यूनिफॉर्म शेप होगी किसी, जो स्फीयर है उसकी यूनिफॉर्म शेप है, अगर उसकी यूनिफॉर्म शेप है अगर, तो उसमें तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर शेप यूनिफॉर्म्ड नहीं है, इन अनयूनिफॉर्म्ड शेप है, मान लो ऐसे करके कोई शेप है, तो इसमें जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ये सिर्फ चीज़ जो डिपेंड करती है वो शेप पे डिपेंड करती है। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? शेप पे डिपेंड करती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ये, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आ रहा है बच्चों समझ में? देखो बच्चों, मैं एक एक टॉपिक के उस पार्ट को क्लियर करते जा रहा हूँ, और जो गलत है उसको भी बताते जा रहा हूँ कि ये क्यों नहीं होगा, और जो सही है वो भी बताता जा रहा हूँ क्यों होगा। ठीक है ना? हमें यहाँ पे 3 चीजें पता लगी इस क्वेश्चन में हमें, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए आउटसाइड, और हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसके लिए सही होता है और किसके लिए नहीं होता है। तो इसके लिए नहीं है, इसके लिए क्या है? इसके लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन। मैं ये क्वेश्चन बोलूँगा कि एक बार ये क्वेश्चन पहले तुम लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन में देखो कि हमसे क्या बोल रहा है कि पैरेलल वाले जो हैं वो हमारे किस में लगाए हैं? एन सेल को हमने पैरेलल में लगाया है। इस क्वेश्चन को खुद तुम एक बार ट्राई करो। मैं इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से समझाऊंगा कि तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, तुम इस क्वेश्चन को पेपर में देख लोगे ना, इस पैरेलल की सीरीज भी लिखा होगा, अगर तुम उस चीज़ को भी बड़े आराम से करोगे। बेटा ये ऐसा समय चल रहा है जब तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट को ना, अपने नॉलेज को ना बार बार इतनी जल्दी रिवीजन करना है कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। अब देखो, तुमने पैरेलल में पढ़ा होगा, पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में होता है पैरेलल में होता है वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है। अब ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम। ठीक है? पैरेलल में क्या हो गया? वोल्टेज सेम, सीरीज में होगा करंट सेम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब देखो तुम कैसे, अब इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन हटाना सिखाऊंगा तुम लोगों को कि ऑप्शन हटाने कैसे होते हैं। कई बार हमें आंसर समझ में नहीं आ रहा होता क्या लगाएं, हमें नॉलेज है क्वेश्चन के, लेकिन फिर उसमें ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं। तुम्हें ये पता था कि वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल में सेम रहता है। तो अब इस क्वेश्चन में अपनी अप्रोच कैसे रखोगे? इसमें आंसर मोर वोल्टेज हो नहीं सकता, वोल्टेज तो सेम रहता है, लेस वोल्टेज हो नहीं सकता, वोल्टेज भी सेम रहता है। तो अब हमारा इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा कि अब देखो, इसे एन सेल लगाया है, एन सेल पैरेलल में लगाए हैं, 1/r 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 1/r। तो हमारा क्या हो रहा होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। करंट क्या मिलेगा? करंट ज़्यादा मिल जाएगा, करंट ज़्यादा मिल जाएगा, करंट ज़्यादा मिल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम कर दोगे करंट ज़्यादा मिल जाएगा, तो अगर रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो करंट हमारा मोर हो जाएगा। ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। अगर तुम रेजिस्टेंस कम नहीं करोगे, अगर हमें बढ़ा दोगे तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। अब बताओ, एन सेल लगे हैं पैरेलल में तो रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम कर दोगे मोर करंट मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हट जाएगा? ऑप्शन बी एलिमिनेट। आंसर क्या आ गया? मोर करंट। देखो इस क्वेश्चन में भी मैंने तुमको 2 चीज़ बताई, पैरेलल और सीरीज। वोल्टेज का कॉन्सेप्ट बताया, वोल्टेज कॉन्सेप्ट के बाद तुम्हें अप्रोच बताई मैंने, अप्रोच कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अप्रोच मैं शुरुआत में तुमसे, क्लास जब शुरुआत हुई थी तभी तुमसे मैंने बोला था कि मैं तुम्हें सबसे पहले ये बताऊंगा कि तुम्हें क्वेश्चन अप्रोच किस तरह करना है। अप्रोच करना क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तुम क्वेश्चन सॉल्व बाद में करोगे, पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं करूँ कैसे इस सवाल को। तो इस सवाल को तुम कैसे करोगे? पहले देखो, पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है हमारा? करंट वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज देखो, फिर एन सेल लगाए, उस चीज को देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? हर क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से है बेटा,
बहुत अभी तो कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है? मेरे को तो लग रहा है हर क्वेश्चन ही अलग अलग चैप्टर से। काइनेमैटिक्स से क्वेश्चन देख लिया हमने, फ्लूइड से क्वेश्चन देख लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन देख लिया, अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है। मैग्नेटिक फील्ड का अब इसमें इनकरेक्ट पूछा है फिर से। जो क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, मतलब अब तो मैं इस क्वेश्चन में भी 3 कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और एक कॉन्सेप्ट जो गलत है वो भी बताऊंगा कि उसके ऑप्शन जो गलत है कि सही कॉन्सेप्ट क्या होगा उस ऑप्शन का। तो पहला ऑप्शन देखो, जो फील्ड लाइन है वो फॉर्म करती है क्लोज लूप। यही डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाएंगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया हमारा, ये ऑप्शन सही हो गया। टेंजेंट टू फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी हम किसी भी जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ये प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। याद रखना इस चीज को कि टेंजेंट से खींचेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। थर्ड आंसर क्या है? मैग्नीट्यूड इज स्ट्रॉन्गर वेयर मोर लाइंस क्रॉस पर यूनिट एरिया। मैग्नीट्यूड वहां पे स्ट्रॉन्गर होगा जहां पे मोर लाइन क्रॉस करेंगी पर यूनिट एरिया को। ठीक है, इस चीज को मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इरेजर का है, देखो ये है, ये जिस तरफ से ज़्यादा लाइनें क्रॉस करेंगी और जिस तरफ से कम लाइन क्रॉस करेंगी, तो इस तरफ से ज़्यादा लाइन क्रॉस कर रही है, ए पॉइंट से ज़्यादा लाइन क्रॉस कर रही है, बी पॉइंट से कम लाइन क्रॉस कर रही है। तो अगर ए पॉइंट से ज़्यादा लाइन क्रॉस करेंगी तो मैग्नीट्यूड, याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। जहाँ से लाइन ज़्यादा पास करेगी वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रॉस करेगी। क्या बोला मैंने? उड़ जाओ, सो तो नहीं गए, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। जहाँ से मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, लाइन ज़्यादा क्रॉस करेंगी, वहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ये लाइन भी ठीक है। फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट इन सर्टेन कंडीशन, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इंटरसेक्ट करके दो टेंजेंट बन जाएगी, दो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। क्या बोला मैंने? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करगी, क्या कह रहा है? फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट इन सर्टेन कंडीशन। कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं बनी, आज तक कोई कंडीशन ऐसी बनी नहीं जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए और तो भाई दो टेंजेंट बन जाएगी, दो टेंजेंट बन जाएंगे, दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, तो दो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट इन सर्टेन कंडीशन। ये आंसर गलत है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा। 10 सेंटीमीटर डायमीटर कॉपर डिस्क। पहले तो देख लो, डायमीटर लिख लेना। क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। कॉपर डिस्क दी हुई है जो रोटेट कर रही है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, 1800 रेवोल्यूशन से मूवमेंट कर रही है। परपेंडिकुलर टू द टू अ फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है हमें वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है हमसे एक्सिस और रिम के बीच में। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें ना 10 सेकंड दे रहा हूँ। अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको बड़े ही प्यार से बहुत अच्छी तरह से मैं तुम्हें समझाऊंगा। इसको एक बार ट्राई करो, खुद स्क्रीन रोको, 10 सेकंड ट्राई करो और तुमसे होगा, तुम लोग कर लोगे। चलो मैं तुम्हें अब ना इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। पहले ना हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ लिखते जाते हैं। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर,
डायमीटर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है हमें, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है हमें। तो ये पूछेंगे सर ये हमें क्या दिया हुआ है, तो एक बार याद रखना हमें ना, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हमें 1800 रेवोल्यूशन 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, रोटेशन उसकी, ठीक है। जो एक तरह से फ्रीक्वेंसी मान लो, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये बात समझ में आई, ये फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ गई तुम्हें। अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, याद आ रहा है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। आया समझ में क्वेश्चन? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अब जब हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर की बात करते हैं तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। हमें डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10/2। 10/2 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्या हमारी एसआई यूनिट में है? सेंटीमीटर एसआई यूनिट में नहीं है, तो एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। तो 0.05 मीटर। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट को, अब हम चेंज करते हैं। तो एक बात याद रखो बेटा कि पहले रेवोल्यूशन पर मिनट को ना रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करो। रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करोगे तो हमारा ओमेगा आर जो फ्रिक्वेंसी कहाँ गया, हाँ, जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 1800/60, ठीक है, क्योंकि पर मिनट था। और अब हम इसको चेंज करेंगे किस चीज़ में, ओमेगा में। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है। 2 पाई एफ कितना आ गया हमारा, एफ हमारा आ गया 1800/60। 1800/60 आ गया, 1800/60 आ गया। तुम्हें यहाँ से पूरा समझ में आया? अब तो तुम पक्का खुद करोगे। अब मैं तुम्हें वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ, सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा। हाफ बी कितना दे रखा है 1, ओमेगा कितना दे रखा है हमारे पास, ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू 1800/60 और आर स्क्वायर, तो 0.05 का इसका स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना बेटा, मुझे लगता है तुम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो बेटा मेरे को इतने सारे टॉपिक समझाने हैं, सब कुछ करना है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें ये दी हुई थी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ था, फ्रिक्वेंसी दी हुई थी रेवोल्यूशन पर मिनट। अब तुम्हें ये याद रखना है फ्रिक्वेंसी का रिलेशन क्या होता था मेरा ओमेगा के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अब ओमेगा आर स्क्वायर, पहले फ्रिक्वेंसी को हमने पर सेकंड में चेंज करा, 1800/60 करा, और फिर हमने ओमेगा में फॉर्मूला डाला। फिर हमारा ओमेगा है 2 पाई इंटू 1800/60, फिर ई इक्वल टू हाफ बी 1 दिया हुआ था, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से डाली और आर स्क्वायर में डाल दिया। तो इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसान क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला याद करना था तुम्हें, बस एक फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे तुम्हारा आंसर आ गया। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का, सॉल्व करना है इस चीज को कि इसका आंसर क्या आएगा, 0.23 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इफ अ एसी सोर्स, उसकी हमने फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर दी, एक और फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें एक और फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, उस फॉर्मूले के बेसिस पे तुम्हारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। व्हेन कनेक्टेड टू कैपेसिटर, किससे कनेक्ट कर दी, कैपेसिटर। पेन भी बोल रहा है धीरे धीरे। डिस्प्लेसमेंट करंट विल, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट तुम्हें बता देता हूँ। पहले एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, चलो इस पेज पे नहीं वहीं बताता हूँ। हमारा फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करी है, ये याद रखना बस तुम।
हमने क्या करा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करी है। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है तो पहले मैं तुम्हें क्या बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है उसने हमसे। बताता हूँ पहले एक बार, डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटर है तो कंडक्शन करंट जो होता है कैपेसिटर में वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। तो क्या बोला मैंने, जो कंडक्शन करंट होता है वो इज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा। अब तुम्हें बोला है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी, तो तुमने एसी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रिएक्टेंस का। रिएक्टेंस का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। रिएक्टेंस का फॉर्मूला तुम लोग मुझे बताओ क्या होता है रिएक्टेंस, और इसके साथ हम कैसे इसको कोरिलेट करेंगे मैं बताता हूँ। पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट को फॉर्मूला लगाएंगे, वो वोल्टेज अपॉन में रिएक्टेंस लगा देंगे कैपेसिटर का। अब रिएक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2πf, और कैपेसिटर से कैपेसिटर। अब ये हमारा, अब तो आप बताओ एक बार, जो हमारा रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जो हमारा रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो हमारा एक बात बताना बेटा, अगर रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो हमारा रिएक्टेंस क्या करेगा, रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा। और अगर हमारा रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा नहीं, और अगर हमारा यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और रिएक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो अगर हमारा रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। जैसे एक्सी जो है, रिएक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी हमें बता रखी है कि डिक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी अगर हमारी डिक्रीज कर रही है तो रिएक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और रिएक्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो डिक्रीज करेगा। और वो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, तुम लोग को 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि तुम लोग का आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। और आंसर सही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा करंट क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। विद ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, वाला पिछला क्वेश्चन। देखो बेटा मैं तुम्हें ना एक कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने तुम्हें उस क्वेश्चन में भी मैं डायरेक्ट भी बता सकता था रिएक्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, लेकिन मैंने तुम्हें पूरा फॉर्मूला बताया वहां पे भी। विद अ कन्वर्जिंग लेंस इफ द अपर हाफ इज कवर्ड बाय ओपेक स्क्रीन। ओपेक स्क्रीन हमने ना, देखो मान लो ये लेंस है, हाफ स्क्रीन को कवर कर दिया ओपेक स्क्रीन से, अब लाइट पास नहीं कर सकती, तो लेंस भी बोलता है मत करो, मैं तो इमेज बनाऊंगा। उसका हर एक लेंस का क्या होता है, हर एक पार्ट पूरी इमेज बनाता है अपनी। लेंस का काम ये होता है, लेंस का क्या करता है, हर एक पार्ट उसका लेंस का, भले उसकी 3/4 कर दो, लेकिन हाफ कर दो, 1/4 कर दो, लेकिन जितना भी पार्ट बचेगा वो फुल इमेज बनाएगा। लेकिन लेंस भी तो भगवान नहीं है। लेंस क्या करेगा, लेंस में की जो इंटेंसिटी होगी इमेज बनाने की वो कम हो जाएगी। अब तुम पूछोगे सर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या होता है, मैं बता दूं इंटेंसिटी कम हो जाएगी का मतलब ये होता है जो एंट्री हो रही थी लाइट की उसके अंदर, जो एंट्री ऑफ लाइट थी उसके अंदर वो कम हो जाएगी। इमेज जो बनेगी हमारी डिम बनेगी, क्योंकि हमने ओपेक स्क्रीन लगा दी, हाफ स्क्रीन के ऊपर दी, लाइट कम एंटर कर रही है, लाइट कम एंटर कर रही है, तो क्या हो जाएगा, स्क्रीन हमारी जो हमारी इमेज बनेगी वो डिम बनेगी, उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। हाफ द इमेज डिसअपियर, तुम बोल देना ये फालतू बकवास मत करो, इमेज तो पूरी बनेगी, कंप्लीट इमेज डिसअपियर, ये क्वेश्चन ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इंक्रीजेस। अब मैंने बताया था तुम लोगों को, अपने दोस्तों को, कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि हमारी लाइट कम एंटर होगी, डिम हो जाएगी इमेज, इसलिए लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो इमेज की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। वो एस्टैब्लिश द डेट
इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक और क्वेश्चन आया है। बोल रहा स्वागत नहीं करोगे हमारा, लेकिन इस क्वेश्चन का स्वागत करेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से। पहले क्वांटाइजेशन और चार्ज का फॉर्मूला बता दो। ये लो सर, हम लोग को आप ऐसा समझ रहे हो, क्वांटाइजेशन चार्ज और चार्ज का फॉर्मूला नहीं समझ रहे। ये चार्ज हो गया, ये कूलम में चार्ज जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻19 आ जाएगा। ये बराबर कितना होता है, ये बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। आया समझ में? ई बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। इंटीग्रल अब आए मिल्कन साहब, मिल्कन साइंटिस्ट आया रॉबर्ट मिल्कन, बोला एक एक्सपेरिमेंट करना है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं। उन्होंने करा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट करा? रॉबर्ट मिल्टन ने करा, रॉबर्ट मिल्टन नहीं मिल्कन ने करा, रॉबर्ट मिल्कन ने करा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में बताया कि भाई हर एक ऑयल ड्रॉपलेट जो है उसके तो वो इंटीग्रल, उस पर जो चार्ज है, हर एक ऑयल ड्रॉपलेट जो है उस पर जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। 1.6 × 10⁻19 का इंटीग्रल मल्टीपल है जितना भी चार्ज है हर एक इंडिविजुअल ऑयल ड्रॉपलेट्स पे। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो बोला गया। दिया किसने? रॉबर्ट मिल्कन ने। कब दिया था? 1909 में दिया था। ओहो, 1909 में दिया था। तो अब हमने एक और क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। ये थॉमसन भैया तो एम्बेडेड प्लम पुड एम्बेडिंग एक्सपेरिमेंट याद है? तरबूज के अंदर देखा था कि ऐसे एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन। गलत हो गया था बाद में, बोला ऐसी कोई बात नहीं होती है। R.A. मिल्कन ने बोला कि हर एक क्वांटाइजेशन और चार्ज दिया Q = NE। देखो यहाँ पे भी तुम्हें एक और फॉर्मूला पता लगा। कौन सा फॉर्मूला पता लगा? Q = NE। N is the integer, E is the electronic charge, 1.6 × 10⁻19। कम से कम 10 बार तो बोला ही होगा। एक और बार बोल देता हूँ 1.6 × 10⁻19 और वो से कूलम, उतना हमसे कूलम करके चार्ज निकाल सकते हैं। अब ये देखो, अब हमारा क्वेश्चन आया है, इन द GM एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस फॉर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल टू अ गोल्ड न्यूक्लियस। क्वेश्चन आया है जो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट जो था उसमें क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस बताना है हम लोगों को। अगर हमारे पास 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल हम भेज रहे हैं गोल्ड न्यूक्लियस पे, गोल्ड का जेड दे रखा है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड लगाओ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसलिए मैं तुमसे बोलता हूँ 5 से 7 सेकंड लगाने को, क्योंकि बेटा जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं लगाओगे ना इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा। मैं तो फॉर्मूला बता दूंगा अभी, तुम लोग को कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। तुम लोग को अप्रोच, मैं बोल रहा हूँ अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को अब ये देखना है इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो उस फॉर्मूले को देखो, 5 से 7 सेकंड रुको, स्क्रीन खुद सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करो। करा 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 करा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? करेंगे हम लोग इस तरह से। इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो पहले तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें फॉर्मूला कि देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना 1/4πε0 टू Z/E² d। ये d जो होता है ना ये होता है क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इसमें पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले साल भी क्वेश्चन आया, इस पे तो पहले भी क्वेश्चन आया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब d निकालना है तुम्हें अगर, तो d निकालने के लिए क्या करोगे? 1/4πε0 इंटू
2ZE² अपॉन में KE। तुम बोलोगे सर वहाँ पे देख के कैसे मालूम पड़ गया वो KE है? भाई बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो वो KE ही होगा, एनर्जी की यूनिट है वो, E/V। अब चलो अब क्वेश्चन से देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उस वैल्यू को पुट करेंगे। जेड हमें 17 दिया हुआ है, 7.7 दिया हुआ है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैं बता दूंगा, क्वेश्चन में जरूरत नहीं है फिर भी बता दूंगा। हमें कुछ और चाहिए, 2K भी पता लग गया, E तो हमें पता ही है 1.6 × 10⁻19। अब ये सब कुछ पता लग गया हम लोगों को। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब मैं तुम्हें पहले बताता हूँ 1/4πε0 कितना होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें होगा। उसमें कितना होता है 9 × 10⁻9। ये इसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो अब हमें D निकालना है। D की वैल्यू 9 × 1/4πε0 की वैल्यू इतनी हो गई, इंटू 2 आ गया, इंटू Z की बात दे रखी है 79, इंटू हमें ये दे रखा है E² दे रखा है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे 1.6 × 10⁻19। इसको 2 बार लिख देंगे 1.6 × 10⁻19। क्यों लिख देंगे 2 बार? क्योंकि स्क्वायर है फॉर्मूले में। अपॉन में इसका तो पूरा ये चला गया हमारा 1/4πε0। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 7.7। अब तुम ये अपलोड, अब इसके बेसिस पे तुम यहीं तक तुम इतनी वैल्यू पुट करोगे और तुम इतना अच्छा दिमाग लगाने के बाद, इतना अच्छा फॉर्मूला लगाने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर दोगे अपना। अब क्वेश्चन क्यों गलत कर दोगे? सर मैंने तो सारी वैल्यू पुट कर दी, आपने तो इतना ही बताया था। मैंने इतना ही बताया था, लेकिन वहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना पड़ेगा नॉर्मल वैल्यू में, जूल में चेंज करना पड़ेगा। जूल में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाने के लिए 1.6 × 10⁻19 लगाना पड़ेगा। तो एक इससे ये कट जाएगा और बाकी तुम सारा सॉल्व कर ही लोगे। इस चीज़ को सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने तुम्हें एक एक चीज़ बता दी है कि एक और फॉर्मूला सुन लो। काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/4πε0 2Z² अपन में D होता है, और ये D ही हमारे क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। D उधर जाएगा 1/4πε0 2Z² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। 9 × 10⁻9 1/4πε0 को कहते हैं। 279 का जो एटॉमिक नंबर, गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है। 1.6 E² के डाला 7% मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करा। इस चीज़ को सॉल्व करना। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम लोग को एक जगह दिक्कत आएगी, वो होगा फर्मी वाले में। फर्मी क्या होता है, 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, -15 में चेंज करना, फर्मी में आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर मेरे ख्याल से इसका आंसर यही आएगा, 30 फर्मी आएगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को घर पे आके अपने थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। फर्मी की वैल्यू मैंने बता दी है 10⁻15 मीटर। अप्रोच ऐसी रखो कि फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूला याद रहेगा, वैल्यू पुट करोगे, दिमाग खुला रखो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पूछा है, मेरे को जूल में चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। 1.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लाइट एमिटेड बाय स्टार्स इज ड्यू टू, लाइट एनर्जी इज एमिटेड बाय स्टार्स ड्यू टू। देखो यार, तुम ये आगे न्यूक्लियर का क्वेश्चन, न्यूक्लियर का क्वेश्चन कैसे आ गया? देखो हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन है। पूरा फिजिक्स एक बार में ऐसे हर एक चैप्टर कॉन्सेप्ट दिमाग में आएंगे तुम्हारे। न्यूक्लियर में एक तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फ्यूजन और फिजन। जो स्टार्स और सन होते हैं ना बेटा, जो स्टार्स और, मैंने क्या बोला, स्टार्स और सन जो होते हैं बेटा, स्टार्स और, एक सेकेंड रुकना, हाँ, जो स्टार्स और सन्स होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन क्या होता है उसमें? फ्यूजन का मतलब क्या होता है, 4 हाइड्रोजन आएंगे, एक हीलियम बनाएंगे और साथ में क्या कर देंगे, हीलियम पे 2 चार्ज आ जाएगा, साथ में क्या कर देंगे, एनर्जी रिलीज कर देंगे। हमसे तो क्वेश्चन में यही पूछा था, क्वेश्चन तो हम यहीं पे खत्म कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन हम यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए खत्म नहीं करेंगे कि अब हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं, फ्यूजन
और फिजन। न्यूक्लियर जुड़ रहे हैं, दो न्यूक्लियर जुड़ रहे हैं और न्यूक्लियर एक न्यूक्लियर टूट रहा है। एक बार मुझे बताओ, तुम्हें एक बार बताओ, मैंने कहाँ कहाँ बताया, स्टार्स और सन में क्या बताया मैंने, फ्यूजन हो गया। अब मेरे को एक बार बताओ, फिजन कहाँ पे होगा, फिजन होगा बॉम्ब में, बॉम्ब में होता है फिजन। स्टार्स एंड सन में क्या होता है, स्टार्स और सन में क्या होता है, स्टार्स और सन में फ्यूजन होता है। स्टार्स और सन में क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन। इस चीज को लिखना जरूर, स्टार्स और सन में क्या होता है, फ्यूजन होता है। ये लिखा। बॉम्ब में क्या होता है, बॉम्ब में क्या होता है, फिजन होता है। एनर्जी कौन सी होती है, E बराबर इज इक्वल टू mc स्क्वायर होती है। क्या होती है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होती है। फ्यूजन फिजन समझा दिया, 4 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाएंगे, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लाइट एनर्जी एमिटेड बाय द स्टार्स इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर। तो होगा नहीं, मैंने अभी तुम्हें बताया कि फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है तो फ्यूजन माने जुड़ना, फिजन माने टूटना, टूटेगा थोड़े ना, ज्वाइनिंग और न्यूक्लियर हो जाएगा आंसर, ज्वाइनिंग और न्यूक्लियर हो जाएगा आंसर, बर्निंग और न्यूक्लियर नहीं होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट नहीं होगा, वो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे हम बात करते थे लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार, जो लाइट एनर्जी एमिट हो रही है हम उसकी बात कर रहे थे। 4 हाइड्रोजन जब हीलियम बना रहे हैं और साथ में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इज इक्वल टू mc स्क्वायर, हम उसकी बात कर रहे हैं। समझे ये वाला क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन है। इसके बाद मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट भी, इसके बाद मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाऊंगा, वो भी समझ जाना, तुम्हारा एक टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी आता है उस टॉपिक से, कई बार आया हुआ है इस वाले पेपर में, वो क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाया इस वाले पीपीटी में, इसलिए इस वाले पेपर में आया हुआ है। पोटेंशियल बैरियर, कौन सा चैप्टर क्वेश्चन आ गया यार, ये तो आ गया सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर भी आ गया। लो, सेमीकंडक्टर क्वेश्चन आया, पोटेंशियल बैरियर इन ए जंक्शन डायोड अपोजेस द फ्लो ऑफ। पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो क्या करता है, डिप्लीशन लेयर बना, डिप्लीशन लेयर को पोटेंशियल बैरियर कह दिया हम लोगों ने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे पी साइड होती है और एन साइड होती है, एन से नेगेटिव, एन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। एक पी साइड होगी, एक पी साइड होगी, ये पी साइड होगी मान लो, ये एन साइड होगी मान लो। पी साइड जो होगी हमारी, वो पी साइड कौन सी साइड होगी, पॉजिटिव, होल्स होते हैं इस साइड क्या बोलते हैं, होल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डिप्लीशन लेयर क्या करता है, मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उसकी वजह से इनके फ्लो को रोक देता है। ये इसके क्या है, ये मेजॉरिटी कैरियर्स है, ये क्या है, ये मेजॉरिटी कैरियर्स है। और वहीं पे क्या होता है, जो थर्मल एनर्जी, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, ये सब जो होते हैं, उसको जो फ्लो करने में पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो हेल्प करता है। वो क्या होते हैं, वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर्स को फ्लो करने में हेल्प करता है और मेजॉरिटी कैरियर्स की फ्लो करने से रोकता है। अब ऑप्शन में देखते हैं हमसे क्या पूछा है, ऑप्शन में हमसे पूछा है माइनॉरिटी कैरियर्स इन बोथ रीजन। माइनॉरिटी कैरियर्स को बोथ रीजन में होगा, ये कोई मतलब ही नहीं हुआ माइनॉरिटी कैरियर्स इन बोथ रीजन, नहीं, मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली। हाँ, क्या बोला इसने, पोटेंशियल बैरियर जो होगा इन ए जंक्शन डायोड अपोजिट द फ्लो ऑफ। मैंने क्या बताया, माइनॉरिटी कैरियर्स को तो फ्लो करने में हेल्प करेगा, तो माइनॉरिटी कैरियर तो आंसर गलत हो जाएगा, इसका तो फ्लो करने को रोकेगा थोड़ा ना, अपोज थोड़ी करेगा। इसका आंसर हो जाएगा मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, एन साइड इलेक्ट्रॉन और पी साइड जो होल्स होते हैं उनके फ्लो को रोकता है, ठीक है। ये अकेला ये नहीं होगा, अकेला ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पी रीजन में दे दिया, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली। हो गए सारे क्वेश्चन। अब चलो एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैंने सोचा था एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, वो भी साथ में हो जाएगा। तो एक होता है बेटा ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम होता है, और एक होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम, जो स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं हम लोग। तो ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम में आता है जो हमारा, एक चीज देखो ये हुआ, इसमें आता है ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम, इसके शॉर्ट फॉर्म याद रखो FPS। FPS क्या बोला मैंने? FPS। जो F जो होता है वो क्या होता है? फुट। P जो होता है वो क्या होता है? पाउंड। S जो होता है वो क्या होता है? सेकंड। ये इसका यूनिट होता है, इस यूनिट में हम इसको करते हैं। अब बात करता हूँ स्टैंडर्ड सिस्टम का क्या होता है। इसमें जो होती है वो लेंथ जो होती है, एक काम करता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। इसकी जो चलो इसी पेज में होगा, इस पेज में करना पड़ेगा, अगले पेज में जगह नहीं मिल रही है। स्टैंडर्ड सिस्टम जो होता है इसमें पहला होता है लेंथ। लेंथ जो होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं मीटर में। दूसरा क्या होता है? टाइम। टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तीसरा क्या हो जाएगा? वेट। इसको किस में कर देंगे? किलोग्राम में। चौथा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। इसको किस में कर देंगे? केल्विन में। पांचवा क्या हो जाएगा? करंट। इसको किस में कर देंगे? एम्पेयर में। एम्पेयर में। छठा क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये किस में हो जाएगा? मोल्स में। मोल्स में, ठीक है। और आखिरी बच गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसका क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा बताओ? कैंडेला, ठीक है ना। इसको किससे मेजर करते हैं? CD से। अब मेरे को तुम्हें बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है ये सिर्फ 7 है। ब्रिटिश सिस्टम में FPS में नापा गया, फुट पाउंड सिस्टम। फिर यूनिवर्सल सिस्टम आया, स्टैंडर्ड सिस्टम आया कि पूरे यूनिवर्स में कैसे नापेंगे, वो उसका एक सिस्टम आ गया। क्या सिस्टम है? लेंथ को हम मीटर में नापेंगे भाई, टाइम को हम सेकंड में नापेंगे, वेट को किलोग्राम में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पेयर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में करेंगे? इसको अच्छी तरह लिखता हूँ एक बार। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो मोल्स में होगा। इसको मोल लिख लो बस।
ठीक है। और हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी की होगी वो किस में होगा, कैंडेला में होगी। इन 7 स्टैंडर्ड सिस्टम को याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है। इस पे क्वेश्चन इसलिए बनेगा, तुम ना जब अभी देखो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे हमने कई जगह क्या करा, डायमीटर को मीटर में चेंज, रेडियस में चेंज करा, सेंटीमीटर का मीटर में चेंज करा। हमें ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। हम क्वेश्चन का फॉर्मूला याद होगा हम लोगों को। आज कौन कौन से फॉर्मूले याद करें हम लोगों ने, आज फॉर्मूला कौन कौन से याद करें? I इज इक्वल टू, नहीं आई का नहीं, E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वेयर, Q इज इक्वल टू एन ई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2k नहीं जेड ई स्क्वेयर टू जेड ई स्क्वेयर अपॉन में डी। और कौन सा फॉर्मूला याद करें? ये 3 फॉर्मूले याद करें। और कोई फॉर्मूला था हम लोगों का? और हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने सब समझे, ये 3 फॉर्मूले भी याद हुए। और कोई कॉन्सेप्ट और कोई फॉर्मूला भी था? Q इक्वल टू एन ही, हाँ बस। और हमने एनर्जी कंजर्वेशन भी समझा कि मैंने बताया mgh हाइट पे होगा, नीचे क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी जो आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का याद रखो, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ये बेसिक फॉर्मूले, ये 7 यूनिट ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम में क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें तुम धीरे धीरे याद रखोगे, तुम रोज़ प्रैक्टिस करोगे, इस चीज़ को रिपीटिशन में लाओगे। तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, अप्रोच बड़ी आसान है, तुम्हें बस क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो आज का हो गया, आगे करेंगे। थैंक यू।